यूनिक साइंस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, जो वर्ग 10 के पाठ पहला रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण से लिया गया है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बच्चे लोगों को बार बार कंफ्यूज कर देता है। आप लोग अगर इसको ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा तो निश्चित है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। रेडॉक्स, REDOX, दो शब्दों के योग से बना है। अगर इसको तोड़ें तो रेड प्लस ऑक्स। रेड मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, और इसमें जोड़ देंगे रिएक्शन, तो रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक और पॉइंट समझिएगा, इसका नाम दो होने के कारण अक्सर सस्पिशन रहता है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीकरण और उसको हम उपचयन कहते हैं। अवकरण और इसको हम अपचयन कहते हैं। अब यहां देखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, इसको पहले देखेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन या विद्युत धनात्मक तत्व का संयोग, यानी किसी यौगिक या तत्व से ऑक्सीजन का संयोग हो या विद्युत, या ऑक्सीजन आप जानते हैं ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है। इसका मतलब क्या कि अक्सर बच्चे सोचते हैं कि ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है तो क्या है, तो ऑक्सीजन के जगह पर अगर विद्युत ऋणात्मक तत्व कोई भी होगा, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, अगर ये संयोग करता है तो वहां समझिए कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। साथ ही कि संयोग हो और न ही तो या हाइड्रोजन का निष्कासन हो, हाइड्रोजन निष्कासित हो, या हाइड्रोजन के साथ साथ विशुद्ध धनात्मक तत्व का भी निष्कासन हो, तो उससे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग ध्यान से इस उदाहरण को देखिएगा। ये ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ ही ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। किसका ऑक्सीकरण होता है? कार्बन का। किसके द्वारा? O2 के द्वारा। अक्सर पूछता है किसका ऑक्सीकरण होता है, तो कार्बन का ऑक्सीकरण होता है। फिर दूसरा में है Cu प्लस O2, तो Cu को O2 के साथ है, अगर ऑक्सीकरण इसमें Cu का होता है और बनाता है यहाँ CuO, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड है Cu2, CH2S प्लस Cl2। अब यहाँ देखिए ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। यहाँ तो आप सोचते लगिएगा कि हाँ ऑक्सीजन जुटबे नहीं किया तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहाँ से होगा। तो हम कहे हैं कि ऑक्सीजन हो या विद्युत ऋणात्मक तत्व हो। विद्युत ऋणात्मक तत्व मतलब क्लोरीन भी उसके जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ क्लोरीन क्या हुआ? इसमें जुटा और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया, तो यह क्या हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर यहाँ देखिए NH3, H कितना है? 3। यहाँ ऑक्सीजन पर नहीं जाएंगे, यहाँ H कितना है? 3। इसमें से देखिए H क्या हो गया है? रिमूव हो गया है, हट गया है। तो H जब हट जाए, देखिए हाइड्रोजन का निष्कासन, तभी ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। और इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें इसका ऑक्सीकरण, इसमें इसका ऑक्सीकरण, इसमें इसका ऑक्सीकरण होता है। और MnO2 प्लस 4HCl। अब इसमें देखिए O है, यहाँ HCl, इसमें दोनों अभिक्रियाएं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती रहती हैं। जैसे यहाँ देखिए HCl, अब इसमें से H का क्या होना? हटना। H का हाइड्रोजन का निष्कासन, ध्यानपूर्वक समझिएगा, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। तो यह जब हाइड्रोजन का निष्कासन जिसमें से हो जाए तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और यहाँ देखिए इसमें से ऑक्सीजन का निष्कासन हो जा रहा है, ऑक्सीजन क्या होता है? निकल रहा है। तो ये क्या हो रहा है? अवकरण अभिक्रिया हो जाएगा। जब कि उसके विपरीत होता है तो पहले ये देखिए ऑक्सीकरण। अब यहाँ देखें, ध्यान से समझिए, Cu, H2S, NH3, MnO2, यह क्या है?
इन्हीं के कारण ऑक्सीकरण की क्रिया होती हैं, इसलिए इसे इनका ऑक्सीकरण हो रहा है। किनका ऑक्सीकरण हो रहा है? कार्बन का, Cu का, H2S का, NH3 का, MnO2 का। तो इनका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। फिर अवकरण का परिभाषा देखेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन, सीधे उसका विपरीत, उसमें ऑक्सीजन जुटता था तो ऑक्सीजन को हम विद्युत ऋणात्मक कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन जुटता है तो हाइड्रोजन को हम विद्युत धनात्मक कहते हैं। तो विद्युत धनात्मक तत्वों का संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन, या यहाँ पर लिख सकते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व का निष्कासन होता है तो उसे क्या कहते हैं? अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, ये क्लोरीन में हाइड्रोजन का क्या हुआ? संयोग हो गया तो HCl बना। इसमें ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का संयोग हो गया तो यह क्या हो गया? H2O बना। N2 में 3H2 यह संयोग हो गया तो यहाँ क्या बन गया? NH3 बन गया। तो हाइड्रोजन सब में क्या है? जुटा है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन निकला है। तो यहाँ कहे हैं कि हाइड्रोजन का संयोग होता है या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तो वैसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। आपका क्लियर कंसेप्ट थोड़ा सा बाकी होगा, उसको दूर कर लीजिए। ये दोनों अभिक्रियाएं जो होती हैं ये साथ साथ होती हैं, इसीलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ देखिए हम H2O को ले लेते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए CuO प्लस H2, अगर इसको लेते हैं तो क्या बनता है? Cu प्लस H2O बनता है। यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग होता है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का संयोग होता है तो इसलिए इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। इसका ऑक्सीकरण होता है। अब यहाँ देखिए Cu से ऑक्सीजन क्या होता है? हटता है। Cu से ऑक्सीजन हटता है तो यहाँ क्या हो रहा है? इसका अवकरण हो रहा है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ है, ऑक्सीजन इसमें से क्या हो जाता है? निकल जाता है, तो उसका अवकरण हो जा रहा है। फिर इसी में से एक उदाहरण हम इसको ले लेते हैं, H2O ले लेते हैं, H2 प्लस O2, तो क्या बन गया? H2। यहाँ देखें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुटता है, इसलिए ये क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है ये? ऑक्सीजन जुटता है तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो गया। और इसमें देखिए ऑक्सीजन के साथ क्या है? हाइड्रोजन जुटा। ऑक्सीजन के साथ क्या जुटा? हाइड्रोजन। अवकरण अभिक्रिया हो गया। तो ये अभिक्रियाएं जो होती हैं अक्सर साथ साथ होती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया। थोड़ा सा एक पॉइंट और है, ऑक्सीकारक पदार्थ और अवकारक पदार्थ। यानी ऑक्सीकारक, देखिए ऑक्सीकारक, इसको उपचायक भी कहते हैं, उपचायक या अवकारक, जिसे हम अपचायक भी कहते हैं। इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ ऑक्सीकारक यानी जिनके वह पदार्थ जिसके द्वारा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। यानी इसमें अब इसका फिक्स कर लीजिएगा कि इसमें देखिएगा कि किसके द्वारा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जैसे में यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, क्लोरीन के द्वारा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हुई, यहाँ इसके द्वारा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है क्योंकि इसमें से H हटता है, तो यह जो हो गया, यह हो गया, यह हो गया, MnO2 हो गया, ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। और जिनके द्वारा अवकरण की क्रिया होती है, जैसे यहाँ देखिए H2 के द्वारा अवकरण की अभिक्रिया हो गई तो यहाँ H2 क्या हो गया? अवकारक पदार्थ हो गया। N2 के द्वारा हो गई तो N2, यहाँ N2 के तो N2 अवकारक हो गया। फिर यहाँ ZnO के द्वारा हुआ, Zn में से O को हट रहा है तो ZnO क्या हो गया? अवकारक हो गया। यहाँ किसके द्वारा हुआ था? Cl के द्वारा हुआ था। उसके बाद
यहाँ NH3 के द्वारा हुआ, MnO2 के द्वारा। तो जिनके द्वारा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उस पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं, और जिनके द्वारा अवकरण की क्रिया होती है उस पदार्थ को अवकारक कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा क्लियर कंसेप्ट हो गया कि ऑक्सीकरण और अवकरण क्या होता है। अब थोड़ा सा इसको एक पॉइंट और हम समझाएंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, इस रेडॉक्स अभिक्रिया में एक एडिशन होता है और एक रिमूवल होता है। एडिशन में होता क्या है, अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते हैं, तो इसको दोनों में थोड़ा सा तुलना करेंगे। इसमें हम लेंगे, इसमें भी एडिशन होता है और इसमें भी रिमूवल होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का योग होता है, O2 का योग होता है। तो O2 को योग करेंगे तो O2 के साथ क्या क्या जुड़ता है, O2 विद्युत ऋणात्मक है तो O2 लिखेंगे या विद्युत इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। एक पॉइंट यह जान जाइएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीजन में हम ऑक्सीजन का संयोग होगा या ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। और हटेगा क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें से हटेगा हाइड्रोजन हटेगा या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ध्यान से समझिए, एक तो ये जुटेगा और नहीं तो ये निकलेगा। जहां अब तो 4 पॉइंट हो गया, पॉइंट एक ही नहीं हुआ कि तो ऑक्सीजन जुट जाए, ऑक्सीजन नहीं हो तो कोई विद्युत ऋणात्मक तो जुट जाए, ये दोनों खत्म हो जाए तो हाइड्रोजन की तो निकल जाए, और नहीं हाइड्रोजन है तो कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व निकल जाए, तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। क्लियर कंसेप्ट इससे हो जाएगा। एडिशन में यहाँ देखिए, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, सेम इसके विपरीत। देखिए यह अला यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा कि तो हाइड्रोजन जुटे या इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुट जाए, या इसको क्या हो जाए, रिमूवल क्या हो जाए कि तो O2 हट जाए या इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऐसे अगर हो जाए, ऐसे सिचुएशन हो जाए तो यहाँ ऑक्सीजन O भी हट सकता है, यहाँ H भी हट सकता है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। इसको ऑक्सीजन, बहुत आराम से इसको समझ गए होंगे आप लोग कि कितना हाइड्रोजन जुटे। हाइड्रोजन अगर देखते रहिए कि हाइड्रोजन नहीं है तब कैसे पता लगेगा कि क्या हो रहा है, तब देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव जिस पर धनायन हो वो भी अगर नहीं होता है तब देखिए कि भाई माइनस है कहीं, लेकिन ऑक्सीजन है कि नहीं, ऑक्सीजन कम हो रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, तब देखिए कि कोई अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन है वो है कि नहीं। अगर वो भी हट रहा है तो हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो इस प्रकार हमारा रिडक्शन अभिक्रिया कंप्लीट हुआ। हम अब इसके बाद अगला हमारा पॉइंट होगा संक्षारण। अगला हमारा पॉइंट है संक्षारण कोरेजन। ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है। इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं होती हैं। संक्षारण क्या है,
इससे भी मैट्रिक की परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि संक्षारण क्या है। तो संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातु में वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करते हैं। धातुएं किससे? वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करती हैं, उसे क्या कहते हैं? संक्षारण। अब संक्षारण में सिंपल सा समझना है कि अक्सर पूछता है कि लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना क्या है? एक प्रकार का संक्षारण है। जब लोहा को क्या करते हैं, लोहा को खुला हवा में छोड़ देते हैं वायु या नमी में, तो क्या हो जाता है, उस पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। लाल भूरे रंग की क्या हो जाती है? लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और वो धीरे 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 उसका क्षय होने लगता है और अंत में वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो वह क्या हो गया? संक्षारण। तो इसे हम लोहे पर जंग लगना भी कहते हैं। अगर पूछ दे कि लोहे पर जंग लगना क्या है, तो लोहे को कुछ समय के लिए खुली हवा में छोड़ देते हैं तो वह वायु और नमी से अभिक्रिया करके और उसका क्या होने लगता है? धीरे धीरे उस पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। इसी प्रकार होता है कि कहीं तांबे के बर्तन आप लोग देखे होंगे। तांबे के बर्तन पर क्या होता है, इसको भी नमी और वायु में खुला छोड़ देने के बाद से उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। उस पर क्या होती है? हरे रंग की परत चढ़ जाती है और धीरे धीरे उसका रंग बिदरंग हो जाता है। फिर चांदी को भी देखते होंगे कि चांदी पर भी क्या होता है, इसको भी नमी में छोड़ देने पर चांदी पर देखते हैं काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये क्या हो जाता है? संक्षारण है। तो ये पूछ सकता है परीक्षा में कि संक्षारण क्या है। बहुत सिंपल तरीका से आप लोग इसको क्लियरेंस कर सकते हैं। संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातु में वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थों का क्या करती है? निर्माण करती है। और लोहा पर वायु, लोहा, तांबा, चांदी को अगर खुला हवा में छोड़ देने पर तो लोहे पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो यही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। अब संक्षारण को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे देखते हैं लोहे पर संक्षारण है तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो लोहे पर पेंट किया जाता है या लोहे को कुछ ऐसे करके उसको गर्म करके पीटा जाता है जिस पर उस पर जंग नहीं लगता है। तो इस प्रकार हमारा संक्षारण पॉइंट कंप्लीट हुआ। हम अगला पॉइंट हमारा रहेगा विकृत गंधिता। हम अगला पॉइंट देखेंगे विकृत गंधिता। अगला पॉइंट हमारा है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। यहाँ वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण उसका गंध जो होता है, गंध और स्वाद उत्पन्न होता है और रुचिकर गंध या स्वाद उत्पन्न होता है, विकृत गंधिता कहलाती है। जब से देखते हैं कि ऐसे सूखी रोटी में तो नहीं, लेकिन जो तेल और वसा से बने होते हैं तो उसको अगर कुछ समय तक बना करके रख दिया जाए तो उसमें से ऐसा गंध उत्पन्न होता है कि जो बहुत ही खराब होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। तो उसको कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए इसको रोका जा सकता है। तो रोकने का उपाय क्या होता है? प्रति उपचायक पदार्थ, जिसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, जैसे फ्रिज में रख करके वायुरोधी बर्तन जिसका हवा से संपर्क ना आए, क्योंकि उपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? प्रति उपचायक पदार्थ का प्रयोग करते हैं कि जिसमें वो संपर्क में न रहे, वायुरोधी बर्तन का प्रयोग करते हैं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि प्लास्टिक के जो पैकिंग होती है, जैसे चिप्स होता है जिसमें रखा जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस से भरी जाती है। ऑक्सीजन गैस से नहीं, नाइट्रोजन गैस उसमें से निकाल करके और उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे वो कुछ दिन तक ले क्या होता है? विकृत गंधिता नहीं होता है। तो हमारा विकृत गंधिता कंप्लीट हुआ चैप्टर। अगला पॉइंट हमारा है दहन। एक मिनट। हाँ, अगला पॉइंट हमारा है दहन। बहुत सिंपल पॉइंट है। दहन का मतलब होता है जलना। अगर कोई पदार्थ जलता है तो हम कहते हैं कि उसका दहन हो रहा है, उसका क्षय हो रहा है। तो दहन का अर्थ होता है जलना। जो पदार्थ जलते हैं और जो पदार्थ जलते हैं उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए लकड़ी जलता है तो लकड़ी क्या है? दहनशील पदार्थ है। तो जलने के लिए या दहन के लिए किन किन शर्तों की आवश्यकता होती है? तो दहन
दहन के लिए शर्त है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। अगर लकड़ी है तो आसानी से जलेगा, अगर लकड़ी नहीं है, पत्थर है, तो उसको जलाने में बहुत कठिनाई होती है या नहीं जलता है, तो वही क्या होता है, अदहनशील पदार्थ नहीं है। तो दहन के लिए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा, पोषक, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। दहन के पोषक पदार्थ, जैसे मान के चलिए कि हम चंद्रमा पर चले जाएं और वहाँ किसी पदार्थ को जलाएं तो नहीं जलेगा, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। तो दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी जिस पदार्थ जिसकी उपस्थिति में वो जलता है उसकी उपस्थिति जरूरी होती है। ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप का मतलब होता है कि हम अगर सलाई मारते हैं तो सलाई मार करके किसी काठ को अगर जलाते हैं तो वैसी कंडीशन में जल्दी वो नहीं जलता है, लेकिन वही हम मिट्टी के तेल को जलाएंगे तुरंत जल जाएगा, क्योंकि उसका ज्वलन ताप कम होता है। तो ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो दहन के लिए 3 शर्तें हैं। पहला, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। ज्वलन ताप की प्राप्ति। अगला हम पॉइंट चलेंगे ज्वाला। अब चलेंगे ज्वाला, फ्लेम। तो वह क्षेत्र जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है उसे हम क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। तो वह क्षेत्र जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है उसे ज्वाला कहते हैं। हम मोमबत्ती की ज्वाला को देखेंगे, मोमबत्ती का ज्वाला। देखिए ये मोमबत्ती है और ऐसे देखे होंगे, ये सबसे नीचे वाला भाग होता है, उसके बाद ये वैसा भाग होता है और एक ऐसे भाग होता है। तो 3 भाग होता है। पहला, इसको हम सेंट्रल जोन कहते हैं, केंद्रीय मंडल कहते हैं। इस दूसरे को जो पीला भाग होता है दीप्त मंडल कहते हैं, और ये सबसे ऊपर वाला भाग को अदीप्त मंडल कहते हैं। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है, तो यहाँ तो बहुत तेजी से कोई पदार्थ जलता है, लेकिन यह जो पीला भाग होता है यह क्या देता है, प्रकाश देता है। यह पीला भाग ही प्रकाश देता है। यहाँ इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, केंद्रीय मंडल का टेम्परेचर बहुत कम होता है। अगर वहाँ सलाई की तिल्ली को भी ले जाएंगे तो यहाँ नहीं पकड़ेगा। तो यह ज्वाला के भाग हो गया, पहला भाग केंद्रीय मंडल, दीप्त मंडल और अदीप्त मंडल। तो ये मोमबत्ती का ज्वाला है, इसके 3 भाग हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। एलपीजी का मतलब होता है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, यानी एलपीजी। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें होता क्या है, जैसे इसमें होता है C2H6, C3H8, C4H10, ये सब का मिश्रण होता है, जिसमें ये जो होता है ब्यूटेन। अगर कोई पूछे कि एलपीजी में सबसे अधिक कौन सी गैसें हैं तो ब्यूटेन। एलपीजी में सबसे अधिक गैसें कौन सी होती हैं, ब्यूटेन होती हैं। साथ ही एक गैस जब पैक किया जाता है सिलेंडर में तो उसमें एक एथिल मार्केप्टन यानी C2H5SH मिला दिया जाता है, जिसके कारण इसमें से कुछ बदबू आती है। और कभी गैस का स्राव होता है तो यही गैस से पता चल जाता है कि गैस का स्राव होता है। तो इसके लिए याद रखिएगा एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। और एलपीजी में सबसे अधिक इसकी बहुलता होती है, ब्यूटेन की बहुलता होती है। ऐसे कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस भी होता है जिसे सीएनजी गैस कहते हैं, तो उसमें मीथेन गैस की बहुलकता होती है। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, ये परीक्षा के व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।